Hello, 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 hello. Hello. Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रिट्ज ऑफ कापरा. ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट आर्थर शोपेनहावर. So today I'll discuss about some other philosophers who made a very important comments on India in the area of science. Okay. So एल्बर्ट आइंस्टाइन तो आपको मालूम ही है. एल्बर्ट आइंस्टाइन was a German scientist born in America. Actually, he was born in Germany and he Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. We'll talk about the scientists who spoke about India. There was Albert Einstein, born in Germany and received the Nobel Prize in Physics for the law of photoelectric effect. Western world में उसको they call him the father of modern physics. उन लोगों को पता नहीं क्यों आदत है फादर ऑफ दिस मदर ऑफ दिस. एक्चुअली फादर ज्यादा बोलते हैं क्योंकि कैथोलिक या क्रिश्चियन माइंडसेट है. फादर ऑफ दिस फादर ऑफ दैट नो. जैसे महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता बुला दिया. राष्ट्रपिता कहाँ से होगा भाई? राष्ट्र का पिता नहीं होता. भूमि का पिता जो होते हैं वो वराहदेव है, मतलब भगवान विष्णु है, और भूमि के पति वराहदेव है. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं वी लो अ लॉट ऑफ इंडियंस to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कथन है भारत के ऊपर. एक फेमस पोइट है 12वीं शताब्दी के, जो लिखा था द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वेस्टलैंड लैड, द वेस्ट लैड, द हॉलो मैन, एश वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेट्स. उसको नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर इन 1948 in appreciation of his exceptional contribution to modern poetry. ये अमेरिकन बॉर्न 1888-1965 और ये 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस पोएट हैं. शायद मैंने गलती से 12th बोला, 20th सेंचुरी. टी.एस. एलियट. उन्होंने बोला अब जो बाकी लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे तो उन पे छोड़ दीजिए. उन्होंने बोला कोई पढ़े लिखे व्यक्ति की कमेंट्री ज्यादा अच्छी रहती है बगैर कि अनपढ़ व्यक्ति की. राइट. जो लोग सोशल मीडिया पर ही जीते हैं वो सोशल मीडिया पर ही मरते हैं. ये फैक्ट है. और भारत में बहुत जगह मैं देखता हूं एक तरह की आत्मग्लानि, पता नहीं किस बात की आत्मग्लानि है लोगों को. स्पेशली जो लेफ्टिस्ट या जो वोक, मतलब क्या बोलेंगे, वोक तो अमेरिकन वर्ड है, उनको बोलेंगे कि जो कि जिनको पैसा दिया जाता है भारत का ही विरोध करने के लिए. तो ये मुसलमान तो भारत का विरोध हमेशा करेंगे. ठीक है. उनकी मदरसा एजुकेशन में भारत के विरोध ही पढ़ाया जाता है. अगर भारतीय गवर्नमेंट को कुछ करना है तो मदरसे सारे बंद करने पड़ेंगे और उनको इसको हेट नहीं बोलिए, इसको कॉमन सेंस बोलिए. लोगों का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको ज्यादातर ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी. बिकॉज वो उनका जो रिलीजन है वो साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेज उसके विरुद्ध ही चलता है ज्यादातर. टी.एस. एलियट बोल रहे हैं इंडियन फिलोसोफर सटल्टीज मेक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन फिलोसोफर्स लुक लाइक स्कूल बॉयज. ये टी.एस. एलियट बोल रहे हैं. तो फिर उसके बाद लिखते हैं टी.एस. एलियट बोलते हैं आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, ये लिख रहे हैं इसकी बुक में लिख रहे हैं. तो लिख रहे हैं वो 2 years spent in the study of Sanskrit
2 years spent in the study of Sanskrit under Charles Landman and a year in the mazes of Patanjali's metaphysics under the guidance of James Woods left me in a state of enlightened mystification. पतंजलि को बोल रहे हैं वो मेटाफिजिक्स, हम इसको योग बोलते हैं, वो इसको मेटाफिजिक्स बोल रहे हैं. एनलाइटेंड मिस्टिफिकेशन. फिर लिखते हैं टी.एस. इलियट इन द नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर में. लॉन्ग अगो I studied the ancient Indian languages, and I was chiefly interested in at that time in philosophy. I read a little poetry too, and I know that my poetry shows the influence of Indian thought and sensibility. What a fabulous word! मतलब कि जो शब्द जो लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि मैंने इंडियन भाषाओं को स्टडी किया फिलॉसफी समझने के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ी पोएट्री भी पढ़ी. And I know that my own poetry shows the influence of Indian thought and sensibility. मतलब टी.एस. इलियट की जो पोएट्री है वो भारतीय थॉट और सेंसिबिलिटी को दिखाता है, जिसको अमेरिकन बहुत पसंद करते हैं. उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला. सो इमेजिन वन थिंग कि बिना सनातन धर्म के कोई कुछ अच्छा भी नहीं लिख सकता. तो इसलिए जब व्यासदेव बोलते हैं कि जिस इतिहास की शुरुआत महाभारत में न हो वो इतिहास ही मिथ्या है, तो कितना सही बात है. वो पोएट्री भी वहीं से आती है. तो जो सेंसिबिलिटी इंडियन पोएट्री के वो इन लोगों के इधर नहीं मिलेगी. नाइदर यू कैन गेन दैट पोएट्री दैट सेंस इन एनी अदर कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. आप अगर वही पोएट्री आप स्टडी करें, स्पेनिश पोएट्री या यूरोपियन पोएट्री, वो सिर्फ एक बदन के ऊपर है, आदमी का बदन, औरत का बदन, उसी के ऊपर पूरी पोएट्री है, और कहीं पे पोएट्री नहीं है वहां पे. फिर एक फ्रांस के फ्रांसवा एम वोल्टेयर, फ्रांसवा वोल्टेयर ने उनकी सटायरिकल बुक लिखी थी कैंडिडे. फ्रेंच फिलोसोफर्स को मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं. रीजन बताता हूं कि फ्रेंच फिलोसोफर्स जो है एक तो हर चीज में सटायर करते हैं, और ये अपने आप को बहुत क्वेश्चन करते हैं, विच आई डोंट लाइक. क्योंकि या तो आप सेल्फ डिस्कवरी करें या आप हर चीज को सटायर बना दें, तो आपका लिटरेचर इज नॉट वर्थ इट. और सारी फिलॉसफीज तो सारी लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म सब वहीं की उपज है, फ्रेंच कैथोलिक चर्च की उपज है. लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूं. फ्रांसवा एम वोल्टेयर लिखते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगा. अब ये या इसने मजाक किया है, ये सीरियसली बोला है, ये मुझे पता नहीं है. एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, metempsychosis, it's very important to note that at least the Pythagoras went from Samos to Ganga to learn geometry. This is the first admission. But he would certainly not have taken such a strange journey had the reputation of Brahman science not being long established in Europe. तो यहाँ पे पुराने जितने भी ऑथर्स हैं, वेस्टर्न ऑथर्स, हमेशा वो वेदों को ब्राह्मण साइंस बुलाते हैं, ब्राह्मण साइंस बुलाते हैं. फिर वो लिखते हैं, और एग्लेक्टिक मैगजीन फॉरेन लिटरेचर, जॉन होम्स एग्नू और वॉल्टर हिलियर्ड बिल्वेल. फ्रांसिस को कोट कर रहे हैं, द वेदा वॉज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर विच द वेस्ट हैड एवर बीन इंडेटेड टू द ईस्ट. गिफ्ट नहीं था भाई, चोरी था, चोरी. अगर गिफ्ट होता तो आप वहां जाके पढ़ते. तो अगर आपने किसी गुरु के अंदर वेदों का अध्ययन नहीं किया है, ये लिखा हुआ है कलयुग में कि लोग बिना गुरु के पढ़ेंगे और उसका गलत अर्थ निकाल के घूमेंगे. तत्त्वम असि को भारतीय और कम्युनिस्टों ने क्या मीनिंग दिया उसका, आप वही है ये बोलते हैं. नहीं, तत्त्वमसि मीन्स तत्त्वमसि, तुम्हारा जो अहम ब्रह्मास्मि, जो तुम्हारा जो ब्रह्म का जो आपका जो ओरिजिनल नेचर है, क्वालिटी है, दैट इज सेम एज भगवान. फिर वही लिखते हैं, फ्रांसवा वोल्टेयर लिखते हैं, इन इंडिया whom the whole earth needs and who alone needs no one. India, whom the whole world needs but who alone needs no one, must by that very fact be the most anciently civilized land. She must therefore have had the most ancient form of religion. Bharat is the most civilized land. भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको तो बकरी के ऊँटों की आदत है ना, उनको भी समझना चाहिए, और हमारे जो लेफ्टिस्ट हिंदू उनको भी समझना चाहिए.
ये फॉरेन लोग लिख रहे हैं। भारत इज द मोस्ट civilized land of the planet, most civilized, most anciently civilized and most ancient culture, सबसे पुराना सभ्यता है। We have shown how much we surpass the Indians in courage and wickedness, ये वोल्टेयर लिख रहे हैं। सुनिए, we have shown how much we surpass the Indians in courage and wickedness and how inferior to them we are in wisdom. Our European nations have mutually destroyed themselves in this land. यूरोप की बात हो रही है, where we only go in search of money, while the first Greeks traveled to the same land, ग्रीस क्या करी भारत के लिए, only to instruct themselves. देखिए, भारत के विरुद्ध जो कैंपेन है सुरों और असुरों का है, और भारत में भी असुर बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आज जो इंसिडेंट देखा नागपुर में और जगह जगह इंसिडेंट देखा, इन फ्यूचर ये वीडियो में आपको पता नहीं लगेगा। जब आप इस डेट्स ऑफ द वीडियो से टैली करेंगे मैं किस नागपुर इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, ये फ्रेंच ऑथर एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को रिडिक्यूल कर रहे हैं कि हमारी जो यूरोपियंस है वो इंडियन से सिर्फ एक ही दो चीजों में बड़े हैं, करेज और विकेडनेस। करेज की तो मैं बात करता नहीं हूं, क्योंकि भारत के पॉलिटिशियंस ने अभी तक भारतीय आर्मी को खुला छोड़ा नहीं है। जिस दिन छोड़ेंगे हजारों चंद्रगुप्त मौर्य आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो करेज की तो मैं बात कर नहीं रहा हूं, वो तो टेस्ट नहीं किया गया ना। इन लोगों की दशा, इनकी जो वैल्यूज उनको टेस्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आपको लगता है कि वहां पॉपुलेशन कम है, कितना आनंद आएगा, आप 15 दिन में बोर हो जाएंगे। अभी जो आप मिस करते हैं ना भारत को, हम लोग तो भारत के बाहर रहते हैं तो हमको पता लगता है कितना मिस करते हैं हम लोग, और आते रहते हैं, लेकिन हम लोग सेवा भी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और तो यूरोपियन नेशंस हैव म्यूचुअली डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स इन सर्च ऑफ मनी, बोल रहा है वो, हम पैसे की सर्च में घूमते हैं। लेकिन जो ग्रीक्स आए थे भारत में, वो अपने आप को ही उपदेश देने के लिए आए थे, लोगों से सीखने के लिए आए थे। फिर मैं एक और ऑथर को कोट कर रहा हूं, आर्थर शोपेनहावर, जिसको मैंने ऑलरेडी कोट किया पिछले शो में। वो बोलते हैं द वर्ल्ड हैज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। 19वीं और 20वीं शताब्दी के लोगों पे इनका बहुत इंपैक्ट पड़ा था। नीत्शे, वागनर, विटगेन्स्टाइन, श्रोडिंगर, आइंस्टाइन, फ्रॉयड, रैंग, जंग एंड एमिनेस्को, ये सारे 19वीं शताब्दी के हैं। मतलब यूरोपियंस जो थे 19वीं 18वीं शताब्दी से पहले भिखमंगे थे, यहाँ पे कोई पीस नहीं थी, यहाँ पे कोई पैसा भी नहीं था। जो लूटा गया पैसा अब दूसरे देशों से, उससे वहां पे बाकी से फिलॉसफी की बातें शुरू हुई। जब पेट भरा तो फिलॉसफी की बातें शुरू हुई, ठीक है। आर्थर शोपेनहावर, भारत एकमात्र देश है जहां पे जो हमारे फिलॉसफी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब जो शिक्षा बोलेंगे, शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा, जो हमारा सिस्टम है वो धन पे डिपेंडेंट ही नहीं करता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा का जो ब्रह्म जिज्ञासा का उसका दायित्व होता है, दायित्व भी है और उसका स्वभाव भी है। तो वो तो हमारे यहाँ कोई भी कर सकता है, चाहे धन हो या ना हो। कहीं ना कहीं भारत में आपको भोजन मिल ही जाएगा, ऐसा चलता है। तो आर्थर शोपेनहावर बोलते हैं, इन द वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी एज बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग इज दैट ऑफ उपनिषद। ये बोल रहे हैं, it has been the solace of my life and will be the solace of my death. They are the products of highest wisdom. इसको कोट किसने किया? हमारे अनपॉपुलर चाचा नेहरू ने। Access to the Vedas is the greatest privilege this century may claim over all previous centuries. और इसी को कोट किया उन्होंने, एक जगह परमहंस योगानंद ने भी इनको कोट किया। बट एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारे जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, 3 फिलोसफर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, और साइंटिस्ट, इन सभी ने भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय शास्त्रों पे कितनी गहन अध्ययन किया है। अमेरिका का जितना भी फिलोसॉफिकल क्रिएशन है या वेस्ट यूरोपियन का क्रिएशन है, उसका भारत से अभिन्न संबंध है। और
भारत का जो ये जो संबंध है, ये मॉडर्न लोगों की बात कर रहा हूं मैं, पूरा महाभारत रामायण के इतिहास में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी इनकी जो वेस्टर्न की फाइटिंग स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं वेदों, महाभारत, रामायण से ऊपर, उपनिषद से ही ली गई है ओरिजिनली, और उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट इन टूल्स एंड टेक्निक्स। सारी मैनेजमेंट फिलॉसफीज भी इनकी वहां से आती हैं, क्योंकि चर्च के पास तो कोई फिलॉसफी नहीं है, ना मुसलमानों के पास कोई फिलॉसफी है। उनकी मुसलमानों की फिलॉसफी है सरेंडर कर दो, शरण बाय फोर्स। चर्च की फिलॉसफी है सरेंडर बाय फोर्स और बाय फोर्सफुल परसुएशन, उसको बोलते हैं कोअर्शन। वहां पे भी ऐसा है ही नहीं कि आत्मा कैसे बात करे, आत्मा किस तरह संबंध बनाए परमात्मा से, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो फिलॉसफी तो सिर्फ सिंधुओं के पास है, कुछ बुद्धिस्ट के पास है, या फिर उन नेटिव इंडिजिनस लोगों के पास है जो साधारण नेचर पे डिपेंड करते हैं। असाधारण नेचर साधारण नहीं हो सकता, प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। इन लोगों के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे इनको गर्व हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको जानना कि टी.एस. इलियट, आर्थर शोपेनहावर, ये सब क्या बातें कर रहे हैं। फ्रांसवा वोल्टेयर, टी.एस. इलियट एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन भी क्या क्या बातें कर रहे हैं भारत के बारे में। तो गर्व करिए, ज्यादा अपने आप को नीचे मत दिखाइए और स्वयं भी इस पे अध्ययन करिए। विद दैट, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।